हे गाइस, दिस इज आराधना चौरसिया एंड वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। और इसमें हमने देखा बंगाल, अवध और मराठा से जितने वंशज निकलते हैं उन सभी को भी देखा। फिर इसके बाद कर्नाटक, केरला, जाट, राजपूत, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। हमारे तीन टॉपिक और बचे हैं, मैसूर, सिंध और सिख। ये सिख मीन्स पंजाब। ये 3 बचे हुए हैं जिसमें से आज हम मैसूर को कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ 2 टॉपिक और बचे रह जाएंगे, इन्हें नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लंबा ये चैप्टर खिंच गया है। खैर, तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैसूर आज भी है, साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। और हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी इतिहास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं, ना कि मेडवल हिस्ट्री। मेडवल में अगर देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य पे जाएंगे, और एंशियंट में जाएंगे तो और भी बहुत सारे हैं। तो जब हम वो सारे चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विजयनगर और उसके पहले के जितने होंगे वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कराएंगे। लेकिन आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैसूर को। मैसूर 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत रहता है। इतना समझ में आया? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था। देखिए, थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाते हैं। ये इंडिया का साउथ का पोर्शन, ये जो पूरा साउथ में था पहले विजयनगर था, और उसी के अंडर आता था मैसूर। स्वतंत्र तो नहीं था, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आया ये। जब विजयनगर साम्राज्य और कौन सा दक्कन गुट, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट के बीच युद्ध होता है जिसका नाम रहता है तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में होता है। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच? विजयनगर और दक्कन गुट। अच्छा, दक्कन गुट में कौन कौन रहते हैं? जैसे यहाँ पर विजयनगर था तो यहाँ पर था अहमदनगर, ये था बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये सब छोटे छोटे राज्य थे और ये सब मिल जाते हैं तो इन सबको दक्कन गुट का नाम दिया गया। ये दक्कन गुट और ये विजयनगर के बीच युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में। और फिर इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार जाता है, ये हार जाता है, दक्कन गुट जीत जाता है। और जब ये हारता है तो इसी में मौका पाकर मैसूर भी स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है। समझ में आया इतना? मैसूर जब स्वयं को स्वतंत्र कर लेता है तो यहाँ पर वोडेयार वंश का शासन पुनः स्थापित हो जाता है। 1399 में, यहाँ में अच्छा नहीं लिखा है, 1399 में वोडेयार वंश की स्थापना किए थे यदुराव वोडेयार। उसके बाद तो ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। फिर जब ये स्वतंत्र होता है पुनः वोडेयार वंश अस्तित्व में आता है और कृष्णराज द्वितीय शासक बनते हैं। मीन्स स्वतंत्र मैसूर के शासक कौन बनते हैं? कृष्णराज द्वितीय। इसके बाद कृष्णराज द्वितीय जो रहते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के शासक रहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 1734 से 1761 तक कृष्णराज द्वितीय गद्दी पर रहते हैं। ये एक स्वतंत्र शासक रहते हैं, लेकिन नाम मात्र के रहते हैं। वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो इनके सेनापति और वित्त मंत्री के हाथों में होती हैं। सेनापति रहते हैं देवराज और वित्त मंत्री रहते हैं नंदराज। समझ में आया? नंदराज, ये दोनों मिलकर ही शासन चलाते थे। कृष्णराज द्वितीय नाम मात्र के थे, तो ये दोनों शासन चला रहे हैं। नंदराज के पास में एक सिपाही रहते हैं, इन्हीं के अंतर्गत एक सिपाही काम करते हैं, फतेह मुहम्मद, यहाँ नहीं अभी बता रहे हैं वो फतेह मुहम्मद। युद्ध में फतेह मुहम्मद की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह उनका पुत्र लेता है, नाम रहता है हैदर अली। समझ में आया? और जब ये हैदर अली बड़े होते हैं तब इन्हें 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। काफ़ी योग्य रहते हैं, सक्षम रहते हैं,
तीर हथियार चलाने में, मीन्स जो युद्ध करने में काफ़ी सक्षम रहते हैं। तो इस योग्यता के आधार पर डिंडीगुल का फौजदार इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। समझ में आया इतनी कहानी। इसके बाद वो वहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। वो फ्रांस की मदद से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे है ना, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। अच्छा, आधुनिक शस्त्रागार क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेपन्स बनाना, हथियार बनाना। जैसे यूरोप में बनाए जाते थे बंदूक और तरह तरह के गोले बारूद, इस तरह के बनाए जाते थे, तो वो उस टेक्नोलॉजी को वो यहाँ पर सीखते थे, स्थापना करके उसकी। फिर इसके बाद 1759 में मराठा और मैसूर के बीच युद्ध होता है, जिसमें मराठा हार जाते हैं और नेतृत्व किए रहते हैं हैदर अली। मराठाओं को युद्ध में पराजित कर उन्हें भगा देते हैं। समझ में आया? तो मराठा और मैसूर एक दूसरे के दुश्मन हैं। अभी ये कभी दोस्त बनेंगे, कभी दुश्मन बनेंगे, फिर कभी दोस्त कभी दुश्मन, ऐसा ही चलता रहता है और इसी का फ़ायदा ब्रिटिश उठाते थे। फिर इसके बाद 1760 में कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णराज द्वितीय जो शासक रहते हैं वहाँ के राजा, इनकी मृत्यु हो जाती है और हैदर अली स्वतंत्र शासक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वोडियार वंश अब आगे चल रहा है, नहीं, बीच में अब हैदर अली आ गया। हैदर अली अब स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। कहाँ आगे कहानी में चलते हैं। हैदर अली को अंग्रेज पसंद नहीं किया करते थे। अच्छा, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हैदर को फ्रांसीसियों का साथ प्राप्त था। ये फ्रांस के साथ मिलकर ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता था। माहे जो एक बंदरगाह था, यहाँ पे फ्रांसीसियों के बस्ती बनी हुई थी, तो ये सपोर्ट करता था मैसूर को। फ्रांस और मैसूर ये दोनों साथ मिलकर काम करते थे, जो कि ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आता था और हैदर अली तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। फिर इसके बाद हैदर अली शासक तो बन गया और वो फिर मैसूर में बहुत सारे सुधार भी करता है, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार। फिर इसके बाद वो धार्मिक सुधार भी करता है, वो दान पुण्य भी किया रहता है। चामुंडा देवी का मंदिर रहता है, वहाँ पे भारी भरकम दान दिया रहता है और उस सिक्के चलवाता है जिस पर शिव, पार्वती और विष्णु का अंकन रहता है। अच्छा, अब मैसूर पर ही अंग्रेज़ों की नज़र क्यों पड़ी? अंग्रेज़ों की क्या, लगभग ये सारे जितने थे आसपास, वो सब मैसूर को क्यों देखा करते थे? क्योंकि मैसूर एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। मैसूर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, तो बंदरगाही क्षेत्र है ये भी आसान है, आवागमन करने में, मीन्स आयात निर्यात करने में काफ़ी आसानी होती थी। इसके बाद मैसूर में पहाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पे यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी। किसके लिए? कहवा, काजू, तंबाकू, इन सब की यहाँ पे खेती की जाती थी और ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र में लाई करता है, जिसके वजह से यहाँ का भूमि काफ़ी उपजाऊ भी था और यहाँ पर बहुमूल्य रत्न भी पाए जाते थे। यहाँ पे सोने के खादान थे, हीरे पाए जाते थे, तो बहुमूल्य पत्थर पाए जाते थे, जिसकी वजह से इन सब की नज़र मैसूर पर पड़ी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो मैसूर को पाना ही चाह रही थी, क्योंकि ये भी इंडिया के अंतर्गत ही आता था। धीरे धीरे बंगाल को भी पा लिया, अवध को भी पा लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कर्नाटक तो उसके हाथ में। कर्नाटक का युद्ध हुआ रहता है 1746 से 1763 तक, ये 3 युद्ध कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसी बीच कर्नाटक किसके अंडर में आ जाता है? जब मैंने कर्नाटक का युद्ध बताया था तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कर्नाटक अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। कर्नाटक अब कठपुतली की तरह काम करता था। जो उसका शासक था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कठपुतली के रूप में काम करता था। तो ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नाटक। फिर इधर निज़ाम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी समझौता कर लेती है कि हम मैसूर पर मिलकर हमला करेंगे। मराठा से भी समझौता कर लेती है कि मराठा और मैसूर तो दुश्मन हुए ही रहते हैं, क्योंकि युद्ध हुआ रहता है इन लोग के बीच। बस ये रहता है उत्तरी सरकार, इसके ऊपर जो है वो बंगाल है, तो बंगाल पर तो अंग्रेज़ों का शासन था ही। उत्तरी सरकार ये बीच में आता है, तो इसको कैसे प्राप्त किया जाए? ये जाते हैं अंग्रेज मुग़ल दरबार में, वहाँ कहते हैं हमें उत्तरी सरकार दे दीजिए। वो कहते हैं ठीक है ले लो, बस आसानी से दे दिया, ले लिया अंग्रेज़ ने।
उसके बाद अब उत्तरी सरकार भी उनका हो गया। तो ये पूरा आसपास का जितना क्षेत्र है सब ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। यहाँ बच्चा त्रावणकोर, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही रहता था। तो सब के सब कहाँ हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। मैसूर को बस फ्रांसीसियों का ही साथ प्राप्त था, आगे चल के वो भी इसका साथ छोड़ देते हैं। खैर, कहानी में आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 69 तक होता है। कारण क्या रहता है, कर्नाटक सीमा विवाद। कर्नाटक सीमा विवाद क्या है, अब ये है मद्रास की सीमा और ये कर्नाटक, दोनों की सीमा यहाँ लग रही है। तो इसके बीच विवाद हो जाता है और यही विवाद मैसूर से भी हुआ रहता है। समझ में आया, यही विवाद मैसूर से भी हुआ रहता है। और फिर इन्हीं सीमाओं को लेकर विवाद छिड़ता है, जिसमें इधर अंग्रेजों की तरफ से जोसेफ स्मिथ लीड करता है और मैसूर की तरफ से हैदर अली लीड करता है, जिसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है और अंग्रेज भाग जाते हैं। लास्ट में परिणाम ये होता है मद्रास की संधि, जो 1769 में होती है। और इस संधि के अंतर्गत रहता है कि ये लोग युद्ध में एक दूसरे के जितने भी क्षेत्र जीते हुए हैं वो वापस कर दिए जाएं, और जो अंग्रेज सैनिक हैदर अली ने बंदी बनाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब मैसूर का साथ देगी। युद्ध में जितनी भी हानि हुई रहती है उसका भरपाई कौन करेगा, तो अंग्रेज करेंगे। भाई जो हारी हुई पार्टी रहती है वही तो करेगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर 11 साल बाद इन लोग के बीच छुटपुट होते रहते हैं। 11 साल बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1780 से 84 के बीच होता है। इसका कारण क्या रहता है, सबके कारण अलग अलग हैं। कारण क्या रहता है, माहे बंदरगाह को ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेती है। माहे बंदरगाह कहाँ है, ये रहा माहे बंदरगाह। ये यहाँ पे फ्रांसीसियों की भी बस्ती हुआ करती थी और मैसूर की भी बस्ती हुआ करती थी। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेती है और अपना अधिकार जमा लेती है। इसके बाद हैदर अली द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसी समय हैदर अली मैसूर का वो कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। और भी कई कारण रहते हैं कि फ्रांसीसी जो मैसूर के साथ रहते थे वही फ्रांसीसी उधर अमेरिका जब आज़ाद हुआ 1746, 4 जुलाई 1746 को अमेरिका आज़ाद होता है। कब, 4 जुलाई 1746 को अमेरिका आज़ाद होता है। किसके अंडर में था पहले अमेरिका, तो इंग्लैंड इस पर अपना हुकूमत चलाना चाहता था, लेकिन ये फ्रांस की मदद से आज़ाद हो जाता है अमेरिका 4 जुलाई 1746 को। अब अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के तो दुश्मन थे ही, और आज़ाद होने के बाद और भी दुश्मन हो गए कि बीच में आकर के अमेरिका को आज़ाद करा दिया। तो यहाँ पे भी दुश्मन थे, वहाँ की दुश्मनी अब यहाँ पे भी उनको निकालनी थी। और इसके बाद हैदर अली के साथ तो रहता ही था फ्रांस। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से बदला लेने के लिए मैसूर पर भी आक्रमण करती थी। मीन्स दोनों अब इसके दुश्मन हो चुके थे। तो इसी की वजह से दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। जब हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करता है तो कर्नाटक में नवाब रहता है मोहम्मद अली, वो भाग कर जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कहता है बचाओ बचाओ हैदर अली मेरे पीछे पड़ा है, आक्रमण कर दिया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से दो सेना भेजती है। एक सेना का नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो और दूसरे सेना का नेतृत्व करते हैं कर्नल ब्रेली। हैदर अली का पुत्र रहता है टीपू सुल्तान। वो हेक्टर मुनरो की सेना को बीच रास्ते में ही रोककर उससे युद्ध करता है और युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित कर देता है। वहाँ टीपू सुल्तान की विजय होती है और जो दूसरी सेना आती है कर्नल ब्रेली के नेतृत्व में,
उसे हैदर अली पराजित कर देता है। कर्नाटक में हैदर अली पराजित कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर मीन्स इस वाले युद्ध में मैसूर की विजय होती है। लेकिन 1782 में पोर्टो नोटा का युद्ध होता है और जिसमें नेतृत्व करता है सर आयर कूट, और इसमें हैदर की मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? पोर्टो नोटा के युद्ध में हैदर अली घायल हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। किताबों में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान वो नया शासक बनता है मैसूर का, और 1783 में फिर युद्ध होता है। अभी ये दूसरा ही युद्ध चल रहा है, मीन्स सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। फिर 1783 में युद्ध होता है ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में। अंग्रेजी सेना की तरफ से ब्रिगेडियर मैथ्यूज नेतृत्व करते हैं, जिसमें अंग्रेजी सेना एक बार फिर से परास्त हो जाती है और फिर इनके बीच संधि होती है। परिणाम क्या होता है? संधि होती है, मैंगलोर की संधि 1784 में होती है। इस संधि के अंतर्गत ये रहता है कि जो भी एक दूसरे के क्षेत्र पर हमने कब्जा किया अभी तक, वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएं, और जो एक दूसरे की तरफ से कैद किए गए हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। तो यहाँ पे दूसरा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। फिर 6 साल बाद तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक ये चलता है, 2 साल, और इस सेकंड और थर्ड के बीच 6 साल का गैप रहता है। 6 साल है ना, 84, हाँ 6 साल का गैप रहता है। छोटे छोटे विवाद फिर होते हैं इनके बीच। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत में आता है और नया गवर्नर बनकर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन रहता है? जो अमेरिका पर अधिकार जमाना चाह रहा था, उसमें अमेरिका का गवर्नर था, वहाँ से अमेरिका से हार कर अब ये भारत आया रहता है नया गवर्नर बनकर। ये क्या करता है? मराठा निज़ाम को अपनी ओर कर लेता है, फिर से ये अपनी ओर कर लेता है, और फिर टीपू सोचता है कि मैं तो अकेला हो गया हूँ, मैं मदद मांगता हूँ फ्रांस से, तुर्की से। वो जाता है, इन लोग से मदद मांगता है, लेकिन ये सब मना कर देते हैं। फिर 1790 में, यहाँ पे 1790 में कोचिन को लेकर विवाद होता है। अब ये कोचिन विवाद क्या है? कोचिन कहाँ है? कोचिन यहाँ मैसूर में लाई करता था। यहाँ पर है कोचिन, मैसूर में लाई करता था, लेकिन इस बंदरगाह का यूज़ करते थे त्रावणकोर। तो त्रावणकोर को अब डर लगने लगा कि कहीं कोचिन पर अब मैसूर अपना अधिकार ना जमा ले, क्योंकि उसी की एरिया में है और यूज़ हम करते हैं। तो उसने क्या किया? किला बनाना शुरू कर दिया। किला मीन्स ऊंचे ऊंचे दीवार बनाना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत मैसूर के क्षेत्र भी कुछ त्रावणकोर में आ जाते हैं। इस पर जब टीपू सुल्तान को ये बात पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है। फिर भी वो थोड़ा शांत रहता है। अब टीपू सुल्तान डचों का 2 दुर्ग रहता है, एक रहता है क्रेंगानूर में और दूसरा आईकोटा में। डचों के 2 दुर्ग रहते हैं, उन्हें चाहता था कि मैं खरीद लूँ, लेकिन जब वो खरीदने जाता है पता चलता है कि त्रावणकोर के शासक ने उसे खरीद लिया है। अब उसे और गुस्सा आया, वो इसी गुस्से पर त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर चिल्लाते हुए भागता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि मुझे बचाओ बचाओ, टीपू सुल्तान ने मुझ पर हमला किया है। तो भारत का गवर्नर रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो मराठा और निज़ाम से संधि कर मैसूर पर हमला बोल देता है, जिसमें मैसूर के अनेकों क्षेत्रों को वो जीत लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। मैसूर के अनेकों क्षेत्रों को वो जीत लेते हैं। इधर से भी जीत लिया, इधर से भी जीत लिया, इधर से भी बहुत सारे ऐसे चारों तरफ एरिया रहते हैं जिसे काट छाट कर वो अपने एरिया में मिला लेते हैं। तो ये सब अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ जाते हैं, जो भी राज्य इनसे छीन लिए गए थे। और यहीं पर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है।
इसके अंतर्गत रहता है कि मैसूर का आधा राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होगा। बाद में इसे वो मराठा और ये निज़ाम आपस में बांट लेते हैं। और इसके बाद अभी तो राज्य ही छीना, इसके बाद और क्या कर देते हैं सोने पे सुहागा कि 3 करोड़ की धनराशि भी मांगते हैं टीपू से। टीपू बोलता है मेरे पास तो धन नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो कहते हैं ठीक है, नहीं है, जितने हैं उतने ही दो। तो वो कहता है 1.5 करोड़, 3 करोड़ राशि मांगते हैं। 1.5 करोड़ टीपू सुल्तान अंग्रेजों को सौंपता है और बाकी का 1.5 करोड़ के बदले में वो अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप देता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। लेकिन फिर 7 साल बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इन 7 साल में टीपू सुल्तान अपने आप को समृद्ध करता है और जो पुत्र उसके बंधक बने हुए रहते हैं उन्हें छुड़वा लेता है। जो 1.5 करोड़ बाकी लगा रहता है उन्हें अंग्रेजों को दे भी देता है, वो बकाया भी पूरा कर देता है। फिर इसके बाद नया गवर्नर भारत का बन के आया रहता है उस समय लॉर्ड वेलेज़ली, जो 1798 में भारत का नया गवर्नर बनकर आता है। लॉर्ड वेलेज़ली आते ही कहता है टीपू सुल्तान से कि तुम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करो। मैंने बताया ना सहायक संधि, आगे एक चैप्टर आएगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि सहायक संधि क्या है। अभी बस आप जानिए सहायक संधि है कुछ और उस पर बोलता है सिग्नेचर करने के लिए लॉर्ड वेलेज़ली। टीपू सुल्तान कहता है मैं नहीं करूँगा। अब इसी बात पे युद्ध होता है। युद्ध में मैसूर के अनेकों क्षेत्र पर अंग्रेज विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। और सहायक संधि पर अब हस्ताक्षर कौन करेगा, जब टीपू मर गया तो कौन करेगा। मैंने बताया था ना यहाँ पे नाम लिया था वोडेयार वंश, कृष्णराज द्वितीय थे वोडेयार वंश। 1399 में इस वंश की स्थापना हुई थी, यदुराव वोडेयार ने स्थापना किया था। इसके बाद ये साम्राज्य जो था ये वंश जो था मैसूर में रहता था, जो वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है, जिसमें मैसूर भी मौका पाकर स्वतंत्र हो जाता है और वोडेयार वंश की स्थापना होती है। फिर से स्थापना होती है, कृष्णराज द्वितीय स्वतंत्र शासक बनते हैं। फिर बीच में हैदर अली आ जाने से वोडेयार वंश यहाँ पे रुक जाता है, कट जाता है एक तरह से। तो उसी वोडेयार वंश का 2 वर्षीय बालक रहता है कृष्णराज, वही नाम रहता है कृष्णराज, 2 वर्ष का बालक रहता है। अंग्रेज उसे नया शासक बना देते हैं मैसूर का एज अ पपेट। तो उससे अब सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। और फिर 1834 में विलियम बेंटिक द्वारा मैसूर का अंग्रेज राज्य में विलय हो जाता है। बाद में ये मैसूर राज्य में मिल जाता है और वोडेयार वंश जो है वो चलता रहता है, एज अ पपेट चलता रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और आज भी वो चल रहा है वोडेयार वंश। ये इससे वोडेयार वंश से क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये वाली कहानी यहाँ पे समाप्त हुई, मैसूर की कहानी, कैसे इसका उदित होता है और फिर ये कैसे अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिल जाता है। 1834 में विलियम बेंटिक इसे अपने राज्य में विलय कर लेते हैं, कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, वरना क्या भूलेगा पता भी नहीं चलेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।